एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में। ब्लॉटिंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन्स जो भी हमारा सैंपल है उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। ब्लॉटिंग का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज का मार्क लेना या फिर किसी चीज का इम्प्रिंट लेना। यहाँ पर ब्लॉटिंग का मतलब होता है हमारा जो सैंपल है यानी कि जो हमारा डीएनए है, आरएनए है या फिर हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनका फिक्सेशन करवाना या फिर उन्हें इमोबिलाइज करवाना। अब ये हम कैसे करते हैं? हमारा जो सैंपल है, हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं या फिर जो प्रोटीन्स हैं उन्हें हम जेल स्ट्रिप यानी कि एगरोस जेल जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज किया जाता है उससे ट्रांसफर करते हैं एक सॉलिड सपोर्ट के ऊपर। और फिर इस सॉलिड सपोर्ट के ऊपर हम अपने सैंपल को फिक्स कर लेते हैं या फिर हम कह सकते हैं इमोबिलाइज कर लेते हैं ताकि वो वहां से मूव ना करे। अब जो सॉलिड सपोर्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं उसे हम कहते हैं ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन। ये ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी हो सकती है या फिर एक्टिवेटेड नाइलन मेम्ब्रेन भी हो सकती है। इन दोनों में से किसी भी मेम्ब्रेन को हम यूज कर सकते हैं ब्लॉटिंग के लिए। इस मेम्ब्रेन के ऊपर हम अपने सैंपल को फिक्स करते हैं, इमोबिलाइज करते हैं सेम उसी पैटर्न में जिस पैटर्न पे हमारा सैंपल ओरिजिनल जेल के ऊपर प्रेजेंट था। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एग्रोस जेल है जिसके ऊपर हमने डीएनए फ्रैगमेंट्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया है और यहाँ पर जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो कुछ इस पैटर्न पे प्रेजेंट है। जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे हमारी ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर तो ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये सेम उसी पैटर्न पे ट्रांसफर होंगी जिस पैटर्न में ये ओरिजिनल जेल के ऊपर प्रेजेंट थी। तो आप देख सकते हो कि दोनों के ऊपर जो हमारी ओरिजिनल जेल है और जो ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन है दोनों के ऊपर जो सैंपल्स का पोजीशन है वो एकदम सेम है। तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ब्लॉटिंग के दौरान हम अपनी ओरिजिनल जेल का एक रेप्लिका क्रिएट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये रेप्लिका क्रिएट क्यों करते हैं, हम ब्लॉटिंग जो है वो क्यों करते हैं, वाई ब्लॉटिंग? तो ब्लॉटिंग करने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो हमारी ओरिजिनल एग्रोस जेल है ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती है, ये बहुत फ्रेजाइल होती है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी टूट सकती है। सो हमारा जो टारगेट डीएनए फ्रैगमेंट है जिसे हम डिटेक्ट करना चाहते हैं उसकी डिटेक्शन के लिए हमें फर्दर जो जेल है उसे यूज करना करना पड़ेगा डिटेक्शन टेक्निक्स के लिए। लेकिन फ्रेजाइल होने की वजह से ये जो जेल है ये बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो सकती है। तो अगर ये जेल टूट जाएगी तो हमारा जो भी प्रोसेस हमने अब तक किया था इलेक्ट्रोफोरेसिस तक का वो वेस्ट हो जाएगा और उसे हमें वापस से रिपीट करना पड़ेगा। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम अपने सैंपल को ट्रांसफर करवा देते हैं ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर। ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन एग्रोस जेल के कंपैरिजन में स्ट्रांग होती है। सो जब हम डिटेक्शन टेक्निक्स इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे तो ये इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा और हम हमारे सैंपल को आराम से यूज कर पाएंगे। दूसरा रीज़न ये है कि एगरोस जेल हम जानते हैं कि पोरस होती है, तो जब हम इसके ऊपर डिटेक्शन टेक्निक्स परफॉर्म करेंगे लाइक प्रोब हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करेंगे, इसे हम बफर में रखेंगे, उसके बाद यूवी रेडिएशंस का यूज़ करेंगे या ऑटो रेडियोग्राम का यूज़ करेंगे, तो ये जो एग्रोस जेल है, पहली बात तो फ्रेजाइल होने की वजह से इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर ब्रेकडाउन नहीं भी होता है तो हमारे जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, वो आगे-पीछे मूव कर सकते हैं। वो अपनी जगह से आगे पीछे डिस्प्लेस कर सकते हैं। सो इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए हम ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं क्योंकि ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर हम अपने जो सैंपल है उसे अच्छे तरीके से फिक्स कर लेते हैं हीट ट्रीटमेंट यूज़ करके या फिर यूवी रेडिएशंस यूज़ करके हम अपने सैंपल को फिक्स कर लेते हैं। सो हमारा जो सैंपल है वो यहाँ से मूव नहीं कर सकता। सो इन रीज़न्स की वजह से हम ब्लॉटिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। ब्लॉटिंग टेक्निक्स 3 तरीके की होती हैं, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इन तीनों ब्लॉटिंग टेक्निक्स को हम अलग-अलग सैंपल्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं सदर्न ब्लॉटिंग की बात करूँ तो सदर्न ब्लॉटिंग को हम यूज़ करते हैं डीएनए सैंपल्स के लिए। सो डीएनए की आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन के लिए हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग यूज़ करते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को यूज़ किया जाता है जब हम आरएनए सैंपल्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो यूज़ की जाती है प्रोटीन्स के केस में। इन तीनों ब्लॉटिंग टेक्निक्स को हम एक-एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में। सदर्न ब्लॉटिंग का इन्वेंशन हुआ था 1975 में और इसे इन्वेंट किया था ईएम सदर्न ने। डायरेक्शन से इन टेक्निक्स का कोई लेना-देना नहीं होता। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम ईएम सदर्न था, इसलिए इसे हमने सदर्न ब्लॉटिंग नाम दिया और क्योंकि इसे हमने सदर्न ब्लॉटिंग नाम दिया था, तो बाकी की टेक्निक्स इसके बाद में डिस्कवर हुई थी, उन्हें हमने नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग नाम दे दिया। अब सदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है? यहाँ पर हम डीएनए सैंपल को इमोबिलाइज करते हैं ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर और फिर अपना जो टारगेट फ्रैगमेंट है उसको डिटेक्ट करते हैं ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन को यूज करके जिसके ऊपर हमारा सैंपल प्रेजेंट है।
अगर मैं बात करूँ प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे हम हमारे जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, उन्हें पहले सेपरेट कर लेते हैं एग्रोस जेल में बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हमारा जो सैंपल है, उसे हम डीनेचर करते हैं अल्कली को यूज़ करके। डीनेचर करने के बाद हम अपने सैंपल को ट्रांसफ़र कर देते हैं ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर, और ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे हमारे सैंपल को हम इमोबिलाइज़ कर लेते हैं। और फिर उस ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन जिसके ऊपर हमारा सैंपल प्रेज़ेंट है, उसे हम यूज़ करते हैं हमारे टारगेट डीएनए की आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप हो जाता है डीएनए आइसोलेशन का, क्योंकि सबसे पहले हमें सैंपल को आइसोलेट करना है। सो आइसोलेशन के लिए हम अपने सेल्स को एक डिटर्जेंट के साथ में इंक्यूबेट कर लेंगे। डिटर्जेंट जो है वो सेल लिसिस में हेल्प करेगा। यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि डीएनए के आइसोलेशन के लिए हम सी टैप का यूज़ करते हैं। सो डिटर्जेंट की हेल्प से सेल लिसिस के बाद में क्या होता है, हमें सेलुलर प्रोटीन्स और डीएनए जो है वो फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं। अब प्रोटीन्स की हमें ज़रूरत नहीं है, आरएनए की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन्स को एंजाइमेटिकली डिग्रेड करवा देते हैं। एंजाइम्स को यूज़ करते हैं, हम प्रोटीनेसेस को यूज़ करते हैं जो कि प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन के लिए हेल्प करता है, और आरएनएस को यूज़ करते हैं जो कि आरएनए की डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। जब प्रोटीन्स और आरएनए का डिग्रेडेशन हो जाता है, तो हमारे पास बचता है डीएनए। अब डीएनए जो है, इसे हम प्यूरिफाई कर लेते हैं बाय अल्कोहल प्रेसिपिटेशन। अल्कोहल प्रेसिपिटेशन के बाद में हमें विजिबल डीएनए फाइबर्स जो हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं। इन विजिबल डीएनए फाइबर्स को हम माइक्रोपाइपेट की हेल्प से निकाल लेंगे और उसे हम बफर में सस्पेंड कर लेंगे, तो हमें मिल गया हमारा डीएनए सैंपल। अब ये जो डीएनए सैंपल हमारे पास है, ये बहुत ही लॉन्ग होता है। इस डीएनए सैंपल की हम करवाते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस को यूज करके हम इसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पर जाकर ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इको आर1 की अगर मैं बात करूं, तो इको आर1 जो है, ये एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो डीएनए को जीजीए टीटीसी स्पेसिफिक साइट पर जाकर ब्रेक करता है, और ये जी और ए के बीच से डीएनए को ब्रेक करता है। इस तरीके से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं जो अलग अलग साइट्स पर डीएनए को ब्रेक करते हैं। तो जब हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाएंगे हमारे सैंपल की, तो हमें हमारे सैंपल के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे। अब ये जो लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल था, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो गया। अब इन फ्रैगमेंट्स का हम करवा लेंगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को साइज के बेसिस पर सेपरेट करते हैं। जेल में इस तरीके से वेल्स हमने क्रिएट कर रखे हैं। इन वेल्स के अंदर हम अपने सैंपल को लोड कर लेंगे, और इस जेल को हमने बफर के अंदर प्लेस करके रखा है। अब ये जो जेल होती है, ये पोरस होती है नेचर में, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन पोर्स के थ्रू जो सैंपल है वो मूव करेगा। जो स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगी वो हमें यहाँ आगे की तरफ देखने को मिलेंगी, और जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होंगी वो हमें यहाँ पीछे की तरफ देखने को मिलेंगी। हमें इस तरीके से जो है हमारा सैंपल मिल जाएगा। अब जो अगला स्टेप होता है वो होता है डीनेचरेशन ऑफ सैंपल यूजिंग स्ट्रॉन्ग अल्कली। अब इस जेल के ऊपर जो डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं। इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें इस जेल को अल्कली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ताकि जो हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनका डीनेचरेशन हो जाए। तो यहाँ पर हम NaOH सॉल्यूशन, जो कि एक अल्कली सॉल्यूशन है, NaOH सॉल्यूशन में हम अपनी इस जेल को प्लेस करेंगे। अल्कली ट्रीटमेंट की वजह से डीएनए डीनेचर हो जाएगा, लेकिन ये जो डीएनए हमने डीनेचर किया है, ये रीहाइब्रिडाइज करने की कोशिश करेगा। यानी कि जो हमारे सिंगल स्टैंडर्ड फ्रैगमेंट्स हैं वो दोबारा से भी तो हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, और साथ ही साथ उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तो डीएनए को न्यूट्रलाइज करने के लिए, रीहाइब्रिडाइजेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस जेल को NaCl के साथ में ट्रीट करेंगे। NaCl जो है ये रीहाइब्रिडाइजेशन को रोकेगा और डीएनए को डीनेचर्ड फॉर्म में मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अब इसके बाद हम करेंगे ब्लॉटिंग, यानी कि ये जो हमारे सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, इन्हें हम ट्रांसफर करेंगे ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने ले ली नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। अब हम अपने सैंपल को ट्रांसफर करेंगे इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर, सेम उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे ये एग्रोस जेल के ऊपर प्रेजेंट थी। यानी कि अगर ये इस पैटर्न पे एग्रोस जेल पर प्रेजेंट है, तो सेम उसी पैटर्न पर हम इसे मूव करवा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। लेकिन ब्लॉटिंग जो है वो हम कैसे करते हैं, ब्लॉटिंग के लिए हम ब्लॉटिंग एपरेटस जो है वो सेट करते हैं, जो कि कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर हम एक ट्रे में बफर सॉल्यूशन जो है वो रख लेंगे। इस बफर सॉल्यूशन के अंदर हम एक वुडन ब्लॉक या फिर एक स्पॉन्ज जो है वो प्लेस कर देंगे। उस स्पॉन्ज के ऊपर हम रखते हैं एक फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर के दोनों एंड्स जो हैं वो बफर के अंदर डिप्ड रहते हैं। इस फिल्टर पेपर के ऊपर हम प्लेस करते हैं हमारी एग्रोस जेल, जिसके ऊपर हमने सैंपल को सेपरेट किया है। एग्रोस जेल के ऊपर हम प्लेस करेंगे हमारी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन।
या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन, कोई भी ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन हम इस एग्रोस जेल के ऊपर प्लेस कर लेंगे जिसके ऊपर हम अपने सैंपल को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। अब ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर अगेन हमने प्लेस कर दिया है फिल्टर पेपर, उसके ऊपर हम रख देंगे पेपर टाल्स बहुत सारे, उसके ऊपर हम एक ग्लास स्लाइड रख देंगे और उसके ऊपर हम डाल देंगे वेट, अराउंड हाफ केजी वेट जो है वो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। ग्लास स्लाइड जो है वो हमने इसलिए रखी है ताकि जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो इस तरीके का जो सेटअप है वो हम सेट करते हैं ब्लॉटिंग के लिए। अब क्या होता है, कैपिलरी एक्शन से ये जो बफर है ये मूव करता है अपवर्ड। इस फिल्टर पेपर के जो दोनों एंड्स हैं वो डिप्ड हैं बफर में। कैपिलरी एक्शन से जो बफर है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है और इस फिल्टर पेपर से फिर ये जो बफर है ये मूव करेगा टुवर्ड्स द जेल और जेल से ये मूव करेगा फिर टुवर्ड्स ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन। और जब यहाँ से एग्रोस जेल से बफर ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगा तो वो अपने साथ साथ जो फ्रैगमेंट्स हैं, जो सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स हैं एग्रोस जेल के ऊपर, उन्हें भी ले जाएगा ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर और सैंपल को ट्रांसफर करवा देगा एग्रोस जेल से ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर। अब ट्रांसफर के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है फिक्सेशन या फिर इमोबिलाइजेशन ऑन ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन। अब हमारी जो ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हमारे पास सैंपल तो आ गया, लेकिन अब इस सैंपल को हमें यहाँ पर फिक्स करवाना होता है। अब फिक्सेशन हम कैसे करवाते हैं, अगर हमने यूज की है नायलॉन मेम्ब्रेन तो इसे हम हीट ट्रीटमेंट देंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 1 आवर, या फिर इसे हम यूवी रेडिएशन के साथ में ट्रीट करेंगे एट 254 नैनोमीटर फॉर 5 मिनट्स। तो इन दोनों में से कोई भी एक टेक्निक हम नायलॉन मेम्ब्रेन के केस में यूज कर सकते हैं। अगर हमने यूज की है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन तो हम हीट ट्रीटमेंट देंगे एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के साथ में नॉन कोवलेंटली बाइंड हो जाते हैं और जब नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे सैंपल्स को हम यूवी ट्रीटमेंट देते हैं तो वो कोवलेंटली अटैच हो जाते हैं विद नायलॉन मेम्ब्रेन। सो ये हो गई इमोबिलाइजेशन तक की कहानी। इमोबिलाइजेशन के बाद जो हमारा मेन पर्पस था वो था डिटेक्शन का। अब हम डिटेक्ट करेंगे हमारे टारगेट फ्रैगमेंट को यूजिंग अ लेबल्ड प्रोब। सो डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। अब ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या होती है, यहाँ पर हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रैगमेंट का। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रैगमेंट यानी कि जो हमारा टारगेट फ्रैगमेंट है, मान लेते हैं हमारा जो टारगेट फ्रैगमेंट है उसका सीक्वेंस है TCAGGA। तो हमारे जो टारगेट फ्रैगमेंट का सीक्वेंस है वो हमें पता है। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एक सीक्वेंस प्रिपेयर करते हैं, यानी कि AGTCCT। ये हमारा टारगेट सीक्वेंस है जिसे हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जिसे हम डिटेक्ट करना चाहते हैं। इसके कॉम्प्लीमेंट्री हमने एक सीक्वेंस जो है वो प्रिपेयर कर लिया। अब ये जो सीक्वेंस होता है इसे हम अटैच कर देते हैं एक फ्लोरिसेंट मॉलिक्यूल के साथ में। तो इसके साथ में हमने लगा दिया एक रेडियो आइसोटोप जो कि फ्लोरेसेंस शो करेगा। ये जो डीएनए फ्रैगमेंट हमने प्रिपेयर किया है जिसके साथ में हमने एक रेडियो आइसोटोप को अटैच किया है, लेबल किया है, इसे हम कहते हैं प्रोब। अब ये जो प्रोब है ये जाकर टारगेट डीएनए के साथ में हाइब्रिडाइज करता है। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, मान लेते हैं ये जो हमारी ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर हमारा सैंपल प्रेजेंट है, ये जो प्रोब है यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लेबल्ड विद रेडियो आइसोटोप है, ये क्या करता है, ये जाकर जहां पे भी इसे हम इसका टारगेट डीएनए मिलेगा जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री है उसके साथ में जाकर ये बाइंडिंग शो करेगा। मान लेते हैं ये हमारा टारगेट है, इसके साथ में जाकर ये प्रोब बाइंडिंग शो करेगा और जब ये अपने टारगेट के साथ में बाइंडिंग शो करेगा तो हमें फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी और हम अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब हम डिटेक्शन कैसे करते हैं उस पर आते हैं। हम क्या करेंगे, एक ट्रे के अंदर हम बफर सॉल्यूशन को प्लेस करेंगे और इस बफर सॉल्यूशन के अंदर हम रख देंगे हमारी ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन जिसके ऊपर हमारा जो सैंपल है वो प्रेजेंट है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा प्रोब। अब ये जो प्रोब है ये अपने टारगेट के साथ में यानी कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रैगमेंट के साथ में जाकर बाइंडिंग शो करेगा। थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन को निकालेंगे, इसे हम करेंगे वॉश ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोब है, जो अनबाउंड प्रोब है वो निकल जाए। अब इसे वॉश करने के बाद हम डिटेक्ट करेंगे अंडर ऑटो रेडियोग्राम। जब हम इसे ऑटो रेडियोग्राम में डिटेक्ट करेंगे, जहां जहां पर हमारे प्रोब ने बाइंडिंग की थी वहां वहां पर हमें फ्लोरिसेंस देखने को मिलेगी और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो टारगेट फ्रैगमेंट था जिसे हम डिटेक्ट करना चाहते थे वो हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट था। अगर फ्लोरेसेंस शो नहीं होगी इसका मतलब जो प्रोब है उसने कहीं पे भी जाकर बाइंड नहीं किया है और हम जिस टारगेट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, जिस डीएनए फ्रैगमेंट को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, वो उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का प्रोसेस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी एप्लीकेशंस। सो इसे हम यूज करते हैं आरएफएलपी आइडेंटिफिकेशन के लिए यानी कि रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की डिटेक्शन के लिए। तो हम हमारे सैंपल में रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए
सडन ब्लॉटिंग का जो प्रोसेस है उसे परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हमारी डिजायरेबल रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो हमारे सैंपल में प्रेजेंट है या फिर नहीं है, या फिर जो हमारी रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स हैं उनका रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। उसके अलावा हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सडन ब्लॉटिंग को यूज करते हैं। यहाँ पर हम पैटर्निटी या फिर मैटरनिटी टेस्टिंग के लिए इसे यूज करते हैं। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं फोरेंसिक्स में। जो क्राइम साइट होती है वहां से हमें जो सैंपल मिले होते हैं उसे अगर हमें किसी के डीएनए के साथ में मैच करना है तो उसके लिए भी हम लोग सडन ब्लॉटिंग यूज कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए जो हमारा टारगेट डीएनए है वो उस सैंपल में प्रेजेंट है या फिर नहीं। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम सडन ब्लॉटिंग को यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि जो हमारा डिजायरेबल डीएनए फ्रैगमेंट है उसका सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस चीज को चेक करने के लिए हम सडन ब्लॉटिंग को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए हम इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एचआईवी की डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस की डिटेक्शन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर म्यूटेटेड फ्रैगमेंट है अगर हम उसे डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम सडन ब्लॉट जो है वो रन कर सकते हैं। किसी इन्फेक्शियस डिजीज को हमें डिटेक्ट करना है, उसका हमें जो फ्रैगमेंट का सीक्वेंस है वो हमें पता है, उसके लिए उसको अगर हमें अपने सैंपल में चेक करना है उसके लिए भी हम लोग सडन ब्लॉट जो है वो रन कर सकते हैं। सेम हम एचआईवी के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर प्रोग्नोसिस की टेस्टिंग के लिए भी हम लोग सडन ब्लॉटिंग यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी सडन ब्लॉटिंग की। आप लोगों को इतना याद रखना है कि जब भी हमें हमारे टारगेट का सीक्वेंस पता है और हमें सैंपल में चेक करना है कि वो टारगेट प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उस केस में हम लोग सडन ब्लॉटिंग जो है वो टेक्निक यूज करते हैं। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सके। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।